लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल और जिम्मेदारी उस शख्स पर होती है जिसके पास तकसीम की ताकत होती है। अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों की सुई अब उनके सहयोगियों पर अटक चुकी है। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को सख्ती से खारिज कर दिया है। ऊर्जा व्यापार में यूरोप द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की भारत ने कड़ी आलोचना भी की है। असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे। This is going to be a military alliance. Here it is. The RIC, Russia, India, China. आपने इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया। मॉस्को आरआईसी फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है। Beijing is ready to advance trilateral cooperation with Moscow and New Delhi under the RIC Russia, India, China format. लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल इसाकडार। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर। आपको मालूम है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हकान फिदान। उनकी टर्किश इंटेलिजेंस का जो हेड था उसको फॉरेन मिनिस्टर लगाया उन्होंने। दुश्मन रियल सोल्जर्स ला रहा और आप हिजड़े खड़े किए हो सामने, आपने उस जंग का अंजाम क्या होगा? मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित ताजा प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। बयान में कहा गया कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय का समर्थन नहीं करता है। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का पूरी तरह से पालन करते हैं। भारत ने ये भी दोहराया कि ऊर्जा सुरक्षा देश की नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। काश हम भी ये कह सकते, हम ईरान से ही पेट्रोल ले सकते। हमने नहीं लिया। हमने स्मगल करने में आफियत जानी, लेकिन जुर्रत इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा। आपके नोटिस में होगा कि कल अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल-अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है। उसको इंतहाई खतरनाक फहरिस्त में शामिल कर दिया है। और चाइना ने पहले तो एक हल्का फुल्का सा फुसफुसा सा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल पेश किया था, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट अमेरिकी जबान बोलनी शुरू कर दी है। उसने कहा जी पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो जबरदस्त टेररिज्म था और वो इन्हीं का किया धरा है। ये फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनकी बेखकनी होनी चाहिए। ये किस पॉलिसी का नतीजा है? ये किस हमाकत का शाखसाना है? ये हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? बल्कि फॉरेन ऑफिस बेचारा क्या करे? मैं समझता हूं कि ये जो लंच किया गया था ना व्हाइट हाउस में, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काबुल में एक जनरल साहब ने पता नहीं क्या सोचकर वहां पर फातिहाना अंदाज में टी कप लहराया था। बिल्कुल उसी तरह दूसरे जनरल साहब ने, बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने एक लंच करके किए किराए पे पानी फेर दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आखिर क्या है कि यकायक चाइना, रशिया, इंडिया यकजा, और आपके साथ कौन खड़ा है? आप अगर कहें ना कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके साथ सिर्फ वो शख्स खड़ा है जिसका यकीन उसके हमसाये भी नहीं करते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेनवा सदर हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे
उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, इस चीज का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज का पता है। मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। मतलब मैं कुछ, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू से? ये सब बातें सबको पता है, इन लोग हिंदुस्तान क्या कहते हैं। बहरहाल कहने की बात है कि किसको नहीं पता है भाई। जर्मनी ने, कनाडा ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि मोदी के जो लोग हैं वो एंटरप्राइज है जो मोदी हेड करता है। ये जो मोदी कहता है कि मैं भागूंगा, लोगों को पीछे, हर आदमी को पकड़ूंगा। मैं अगर पाकिस्तान का सदर होता तो मैं स्टेटमेंट देता कि तुमने ये तो डोवाल के साथ ये पॉलिसी बनाई है। एवरी एक्शन इज क्लियर्ड बाय यू, यू आर द ब्लडी मर्डरर। और अगर हमारे हाथ तुम आओगे तो वही होगा तुम्हारे साथ जो जिस आदमी ने वो बंदूक की वो ट्रिगर दबाया। कहने की बात ये है कि ये कौन है ये जो कह रहा है ऐसी बातें। खुद ये इनिशिएट किया है पहले दिन से जब ये आया था इन पावर। इसका जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है वो डोवाल, उसने जाके स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तानियों को लड़ाएंगे, उन एक एक से मरवाएंगे उनको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि EU ने इंडिया की ऑयल रिफाइनरी कंपनी को बैन कर दिया है। इसी के जवाब में भारत ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा है अगर आप बैन करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस किसी भी सैंक्शन को नहीं मानता हूं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ऑयल और गैसेस रसिया से खरीद रहे हैं और इंडिया के खरीदने पर इनको प्रॉब्लम हो रही है और इंडिया पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तभी रसिया से कॉल आया और रसिया ने कहा कि हमें एक अपना मजबूत संगठन बनाना चाहिए। जो पुराना RIC ग्रुप था उसी को फिर से रीस्टार्ट करना है। इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में गजब का बवाल चल रहा है कि इंडिया, चाइना और रूस किस तरीके से मिल सकते हैं और बहुत ही पावरफुल RIC ग्रुप है, तो इसके खिलाफ कैसे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। दोस्तों इसी को लेकर के इस वीडियो को बनाया गया है। आपका क्या सोचना है RIC के बारे में और पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस पर ऐसे लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। तो कृपया सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।